गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका 8th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ 1 भारतीय संविधान के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। तो पहला प्रश्न है बेटा आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? जो भारत का संविधान है हमारी संविधान सभा ने बनाया है, हमारी संविधान सभा के द्वारा निर्मित है। तो इस संविधान सभा का गठन कब हुआ? हमारी संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है बेटा आपका, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है? बेटा भारतीय संविधान की अंतरात्मा हमारे मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहा गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों के हितों की रक्षा से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। तीसरा प्रश्न है बेटा आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बेटा भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। हालांकि इसके बनने का कार्य 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हो गया, लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ बेटा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? जनक यानी निर्माता। हम सभी जानते हैं बेटा हमारा संविधान जो निर्मात्री सभा थी उसमें अधिकांश वकील थे। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि संविधान का बारीकी से अध्ययन कर रही थी। तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना बेटा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बेटा भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? जो भी लोकतांत्रिक देश है वर्तमान में, वहां पर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? इसका पहला टॉपिक है बेटा, हमारा संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपनी इच्छा और सपनों के आधार पर अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। तो जो संविधान है, संविधान में उन आदर्शों को जोड़ा जाता है जिनके आधार पर हम अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, धर्मनिरपेक्षता है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान है, समाजवाद को अपनाया गया है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो हमारा संविधान उन सब आदर्शों को जोड़ने का कार्य करता है जिसके द्वारा हम अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं। दूसरा टॉपिक है बेटा, हमारी राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा? ये तय करने का कार्य हमारा संविधान करता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी या तानाशाही व्यवस्था, संघात्मक स्वरूप होगा या संस्थात्मक, तो ये सब तय कौन करता है? हमारा संविधान। कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी इसका विवरण हमारे संविधान में लिखा होता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तीसरा टॉपिक है, संविधान राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। जब राजनेताओं के पास शक्ति होगी तो वे सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे संविधान में जो राजनेता है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, इन सभी की शक्तियों का लिखित विवरण है, उससे अधिक सत्ता का वे प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमारा संविधान सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। जो राजनेता है मनमाना आचरण नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध लगाता है। चौथा, संविधान ये तय करता है कि ताकतवर समूह किसी कमजोर समूह के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सके। इसके लिए न्यायपालिका होती है, जिसके द्वारा
कोई भी ताकतवर समूह किसी कमजोर समूह के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार होते हैं जिसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, कोई भी वर्ग हो, सभी के नागरिक अधिकार सुरक्षित है। तो बेटा इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अब आपको ये बेटा समझ में आ चुका होगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है अपना वो ये है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता, अंकुश यानी कंट्रोल, नियंत्रण, तो क्या होता? अगर जो हमारे राजनेता हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, चुन करके संसद में जाते हैं, सरकार बनाते हैं, उन पर कोई नियंत्रण ही नहीं हो, कंट्रोल ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? निर्वाचित प्रतिनिधि शक्ति का दुरुपयोग करते, वे अपनी शक्ति से मनमाना आचरण कर सकते थे, किसी के भी खिलाफ उसका प्रयोग कर सकते थे। दूसरा, वे किसी को भी डराने धमकाने की कोशिश करते, जो लोग उनके खिलाफ होते, विपक्षी दल होते, उनके खिलाफ शक्ति का प्रयोग किया जाता। तीसरा, वे अपने निर्णय जबरदस्ती नागरिकों पर थोपने का प्रयास करते, यानी नागरिकों से अपने निर्णय मनवाने की, आदेश को मनवाने की कोशिश की जाती। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की मुख्य लक्षण या विशेषताएं बताइए। बेटा निबंधात्मक प्रश्न आपके ये बन सकता है, बड़ा प्रश्न बनेगा 6 या 8 नंबर का। तो भारतीय संविधान की लक्षण या विशेषताएं कल अपन ने पढ़ी भी थी। तो पहला लक्षण है संघवाद। संघवाद का अर्थ होता है सत्ता का एक से अधिक स्तरों पर विभाजन करना, यानी जो शक्तियां हैं एक स्थान पर केंद्रित नहीं करके उसको बांट देना। तो हमारे भारत में संविधान में संघवाद को अपनाया गया है, शक्तियों का वितरण किया गया है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार पूरे देश का शासन चलाती है। इसके बाद में शक्तियों का वितरण कर दिया गया राज्य सरकारों में। प्रत्येक राज्य में 28 राज्य है भारत में, और प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार होती है जो राज्य की शासन व्यवस्था चलाती है। इसके बाद में भी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। राज्य सरकार के अधीन हो गया पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। पहले अपन पंचायती राज को देखते हैं। पंचायती राज के 3 स्तर बना दिए गए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। जिला स्तर पर जिला प्रमुख का पद होता है, ब्लॉक स्तर पर प्रधान होता है और ग्राम स्तर पर सरपंच। इस तरह शक्तियां केंद्र सरकार से लेकर गांवों तक विभाजित होती है, बटी हुई होती है। फिर जो नगरीय स्वशासन में है, नगर निगम, जो संभाग मुख्यालय है वहां पर नगर निगम स्थापित किए गए हैं। फिर नगर परिषद, सभी जिलों में नगर परिषद कार्यरत है। राजस्थान में 33 जिले और सभी 33 जिलों में नगर परिषद है। फिर है नगर पालिका। तीसरा स्तर जो है नगर पालिका का है। तो इस तरह बेटा अपने संघात्मक संघवाद को अपनाया गया, जो हमारी संविधान का पहला मुख्य लक्षण है। इसके बाद में हम दूसरी लक्षण की बात करते हैं। दूसरा लक्षण है बेटा अपना संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति की बेटे 2 विशेषताएं हैं। अब संसदीय शासन पद्धति में जनता खुद सरकार को चुनती है और जनता के प्रतिनिधि संसद में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो संसदीय शासन पद्धति, इसकी अपन बेटे 2 विशेषताएं ले सकते हैं। एक तो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, लोकसभा, सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा है इसमें जो सरकार है 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और दूसरी वास्तविक। जो औपचारिक होती है उसमें
राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, जिसको संविधान में अध्यक्ष बनाया गया है, उसे औपचारिक कहा जाता है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति जी। और वार्षिक सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद। तो जो संसदीय शासन पद्धति बेटा अपन ने ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में अपनाया है। इसमें सरकार के दो मुखिया होते हैं, जिसको संविधान में अध्यक्ष बनाया है राष्ट्रपति जी, और जो वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री। राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है, औपचारिक हो जाता है राज्यपाल और वास्तविक हो जाता है मुख्यमंत्री। दूसरी विशेषता ये होती है जो कि संसद के वैसे 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति। अब जो तीसरी विशेषता है अपनी, उसकी अपन बात करते हैं। तीसरी विशेषता है बेटा शक्तियों का बंटवारा। हमारे संविधान में सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से बेटा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सेकंड, और थर्ड न्यायपालिका। तो शक्ति जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है। ये सभी अंग, ये तीनों अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी, और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता है। अब इसके बाद में जो अपना चौथा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं बेटा? 6। कल भी अपन ने पढ़ा था। हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मूल संविधान में बेटा 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने रह गए? 6। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह हमारे संविधान में बेटा 6 मौलिक अधिकार है। फिर इसके बाद में जो अगली विशेषता है वह है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमारे जो देश है, हमारा जो राज्य है, उसका कोई धर्म नहीं होगा, वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार धर्म को अपना सकेंगे, धर्म का प्रचार कर सकेंगे, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे। तो इस तरह हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। एक बार फिर से अपन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य लक्षण या विशेषताएं: संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, और फिर है मौलिक अधिकार, और इसके बाद में है धर्मनिरपेक्षता। इससे अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। बेटा मौलिक अधिकार भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 नंबर का आपके बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं।
हालांकि जो मूल संविधान था बेटा उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में कितने 6 मौलिक अधिकार। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। सबसे पहले कानून की समक्ष समानता अनुच्छेद 14, अर्थात भारत में राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिक कानून के सामने समान होंगे, सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार सामाजिक समानता स्थापित की गई है। धर्म, लिंग, वंश, जाति इसके आधार पर भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो अनुच्छेद 16 है वह अवसरों की समानता प्रदान करता है। अवसरों की समानता अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। हालांकि इसकी सीमाएं हैं, सीमाओं में कुछ जातियों को इसमें आरक्षण प्रदान किया गया है। फिर है अनुच्छेद 17। 1 नंबर के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का निषेध करता है, इसको दंडनीय अपराध बनाता है। तो समानता के अधिकार में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छुआछूत का अंत किस मौलिक अधिकार में किया गया है। समानता के मौलिक अधिकार में किया गया है अनुच्छेद 17 में। छुआछूत को अपराध बताया गया है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत करता है। सिर्फ शिक्षा और सैनिक क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जाएगी। फिर इसके बाद में अपन दूसरे मौलिक अधिकार में आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की उन्हें आजादी है, भाषण दे सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में जो अपराधी है उनको भी 2 स्थिति में संरक्षण प्रदान किया गया है। वे जान सकते हैं कि उन्हें किस अपराध के लिए सजा दी जा रही है, वे अपने लिए वकील उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जीवन की रक्षा का अधिकार इसमें शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकार में बेटा अनुच्छेद 21 जीवन की रक्षा का अधिकार है। जब देश में आपातकाल लगता है सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 21 है जीवन की रक्षा का अधिकार उस समय भी चालू रहता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 इससे संबंधित है। तो बेटा अनुच्छेद 23 और 24, जो अनुच्छेद 23 है बेकार बिना पैसे दिए अगर किसी से श्रम लिया जाता है तो उसका निषेध करता है। मानव अंगों के व्यापार या क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 24 है इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कठोर श्रम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। मनुष्य अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार धर्म का चयन कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। जो अल्पसंख्यक है अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, अपनी लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है अनुच्छेद 32 के तहत हम उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। बेटा ऐसा प्रश्न अवश्य बनता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए, मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। आपके इस टॉपिक पर एक प्रश्न अवश्य बनेगा। अगर फिर भी आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।